परपेचुटी और एन्युटी के कॉन्सेप्ट में बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम एनपीवी वाला ही है। लेकिन एनपीवी में हम क्या करते थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू में, कि आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यूज की या कौन से फ्लोज की, जो आपके इनफ्लोज हैं, उन इनफ्लोज को आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना था, और उसमें से आउटफ्लो जो आपका था वो था ही प्रेजेंट वैल्यू का, वो माइनस कर देना था, उसका आना था नेट। अगर नेट निकला पॉजिटिव में तो बिजनेस स्टार्ट कर ले, या अगर शुरू है तो उसे कंटिन्यू रखें। अगर नेगेटिव में आ गई एनपीवी तो आप बिजनेस को स्टॉप कर दें, या बिजनेस स्टार्ट हुई ना करें। और अगर जीरो की इक्वल आ गई तो उस वक्त जो रेट होगा वो आपका IRR कहलाएगा। जब आपका एनपीवी जीरो निकलेगा तो उस वक्त जो रेट होगा वो आपका रेट IRR कहला रहा होगा। अब इसके लिए क्या था, दो चीजें पड़ी थी कि आपको इनफ्लोस होंगे, वो इनफ्लोस आपको रेगुलर पीरियड के बाद सेम अमाउंट में भी हो रहे होंगे, या आपको डिफरेंट अमाउंट से इनफ्लोस होंगे। जब आप परपेचुटी या एनओटी पढ़ेंगे तो परपेचुटी और एनओटी का एक कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल रिलेट करता है कि इसमें आपको इनफ्लोस होंगे और सिमिलर पीरियड के बाद होंगे, लेकिन जो अमाउंट होगी इनफ्लोस की वो भी सेम रहेगी। अगर सेम रहेगी तो आप इसे कहेंगे कि या ये परपेचुटी है या ये एन्युटी का क्वेश्चन होगा। तो अब देखते हैं जी परपेचुटी और एन्युटी को। अब परपेचुटी और एन्युटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सर ये भी कंपाउंडिंग ही होती है। अभी तक मैं कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो मैं परपेचुटी की बात कर रहा हूं या एन्युटी की। ये भी कंपाउंडिंग होगी, लेकिन जो कंपाउंडिंग इससे पहले हमने पढ़ी उस कंपाउंडिंग में प्रेजेंट पे ही खड़े होके आप फ्यूचर के लिए एक अमाउंट जो है वो या लेंथ उधार ले रहे थे या क्या कर रहे थे, उधार दे रहे थे। मतलब कि प्रेजेंट या एट द स्टार्ट ऑफ द जीरो ईयर पे खड़े होके आप क्या कर रहे थे, एक अमाउंट या बोरोड कर रहे थे या लेंड कर रहे थे। अब वो एक फिक्स पीरियड के लिए एक फिक्स रेट पर एक टाइम पीरियड का हो सकता है, वो 3 4 5 7 10 साल हो, उनके एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग आप उन्हें क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे या आप बोरोड कर रहे थे। लेकिन ये कंपाउंडिंग होगी जरूर, लेकिन इस कंपाउंडिंग में आप हर एक सिमिलर पीरियड के बाद एक सिमिलर अमाउंट जमा करवा रहे होंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट आफ्टर एन सिमिलर पीरियड। एक सिमिलर पीरियड के बाद एक फिक्स अमाउंट आप जमा करवाएंगे तो ये आपका कहलाएगा या परपेचुटी या एन्युटी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, या परपेचुटी या एन्युटी। अगर मैं ये कह दूं कि एक टाइमलाइन है, अब इस टाइमलाइन पे आप या तो आप पैसे जमा करवाएंगे और हर माह जमा करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्राइवेट बिजनेस में है या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी मंथली सैलरी अच्छी खासी है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी माशाल्लाह से सैलरी है 7 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन आप गवर्नमेंट के नहीं है, तो आप कहते हैं कि यार अगर मैं गवर्नमेंट में होता तो मैं जैसे ही रिटायर्ड होता तो मुझे एक साथ पैसे मिलते, लेकिन अब मैं प्राइवेट में, मुझे पैसे एक साथ नहीं मिलेंगे। तो आप खुद से अपना पेंशन प्लान बनाएंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, आप कहेंगे मुझे एक पेंशन प्लान दे दे जिसके अकॉर्डिंग मैं हर माह या हर साल एक सिमिलर अमाउंट आपको जमा करवाता जाऊं। तो ये क्या है, ये आप अमाउंट हर पीरियड में जमा करवाएंगे, फिर इसके एंड पे आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। या दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आप कल को शादी करवा लेते, पैसे हैं, आप अपनी औलाद को उनके हाथ में पैसे
नहीं देते। आप कहते हैं जी इस यूनिवर्सिटी की जो भी फी है ये मैं आपकी बैंक में दे देता हूं, ये बैंक डिपॉजिट करेगा कॉलेज के अकाउंट में, आपका कोई फी से लेना देना नहीं है। तो आज आप एक ही अमाउंट उन्हें जमा करवाएंगे और वो फ्यूचर में आपकी वो फी सेमेस्टर वाइज क्या कर रहा होगा, यूनिवर्सिटी को पे करेगा। तो मतलब ये डिफरेंट स्कीम्स हो सकते हैं, या प्रेजेंट वैल्यू में या फ्यूचर वैल्यू में। या ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं भाई कि अगले 10 साल तक आप ये पैसे मुझे बताएं कि मैं कितने पैसे जमा करवाऊं, कि अगर मैंने एक गवर्नमेंट की लाइब्रेरी को हर माह 10,000 की फंडिंग करनी है तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग आज प्रेजेंट वैल्यू बता देंगे कि आपके बिहाफ पे अगले 10 साल हम ये फंडिंग करेंगे तो आज हमें इतने पैसे आप जमा करवा दें। या ये भी हो सकता है कि आप कहें भाई कि इंश्योरेंस प्लान आप कोई परचेज कर ले, तो इंश्योरेंस प्लान में भी जब तक आपकी लाइफ है आप हर साल के एंड पर एक फिक्स अमाउंट उनको दे रहे होते हैं। अब ये मैंने कुछ केसेस ऐसे बताए जिनमें टाइम डिफाइंड था, कुछ ऐसे बताए जिनमें टाइम डिफाइंड नहीं था। क्या इंश्योरेंस वाले में टाइम डिफाइंड था? नहीं। क्या यूनिवर्सिटी की फी वाले में टाइम डिफाइंड था? यस, 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर। क्या जो ये लाइब्रेरी को आपने फंडिंग करनी थी इसमें टाइम डिफाइंड था? 10 साल डिफाइंड था। ये इंश्योरेंस में क्यों नहीं था? पता ही नहीं होता कि कब फोत हो जाए। तो इसका एक पीरियड भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी। तो ये अनडिफिनिट मतलब इसमें अनडिफाइंड या इन्फिनिटी ऐसे कहने के टाइम डिफाइंड नहीं होता। तो फिर ये केस परपेचुटी का होगा या एन्युटी का, इसे भी देखेंगे। अब या तो या जो आप 1,000 रुपये जमा करवाएंगे या ये 1,000 रुपये इधर 1,000 रुपये फिर 1,000 रुपये। देखिए ये जो मैंने एक 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 1,000 रुपये जमा करवाया ये मैंने कितने साल के लिए करवाया है? 4 इयर्स के लिए। अब इसमें ईयर्स नजर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 0 बटन नहीं लगा। अब लगा। तो ये 0 है। अब यहां पर टाइम डिफाइन है कि भाई 4 साल के लिए वो अमाउंट जमा करवाएगा। तो जहां पर एक फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स पीरियड के बाद आप जमा करवाएंगे वो वाला आपका कहलाएगा एनुटी। जहां पर टाइम डिफाइंड होगा या टाइम फिक्स होगा वो आपका कहलाएगा एनुटी। और जहां टाइम डिफाइन नहीं होगा लाइफ टाइम के लिए होगा, जैसे पेंशन है, तो वो पर्सन आपका चला जाएगा परपेचुटी में। इसके बाद फिर यहां 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, परपेचुटी में भी और एनुटी में भी। वो दोनों में आएंगे कि क्या जो वो पेमेंट कर रहा है, क्या जो वो पेमेंट कर रहा है वो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ है या पीरियड है, या एट द एंड ऑफ द पीरियड है। सर अगर तो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड होगा, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड होगा, अगर पीरियड के स्टार्ट पे होगा तो आप उसे ड्यू कहेंगे या ऑर्डनरी कहेंगे? आप उसे ड्यू कह रहे होंगे। अगर एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी नहीं बल्कि फर्स्ट रेंट या रेंट ऑफ हाउस, आप जिस घर में भी रहते हैं उस घर का रहने से पहले आप उसका एडवांस में रेंट पे कर देते हैं और उसके बाद आप उस घर में रहते हैं, तो ये एग्जांपल किसकी बनेगी? ड्यू की। और अगर एट द एंड ऑफ द मंथ होगा तो मतलब आपने फायदा उठा लिया उसके बाद उसकी पेमेंट की, उसे आप क्या कहेंगे? ऑर्डनरी कहेंगे। और इसकी एग्जांपल आपके पास होगी बिजली के बिल की।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या बिल, मैं अकाउंटिंग थोड़ी करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब हम पहले करेंगे मैनुअल, उसके बाद करेंगे हम इनके फॉर्मूलाज के साथ। अच्छा जी, टाइमलाइन, एक पेमेंट शुरू करते हैं जी स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे। स्टार्ट ऑफ द पीरियड, तो ये 0 ईयर पे जो पेमेंट होगी ये पहले साल की होगी या नहीं? हमने करनी है 5 साल के लिए, हमने करनी है 5 साल के लिए। 0 ईयर, 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमने 5 साल के लिए पेमेंट करनी है और 4-4 हजार रुपए की पेमेंट करें, ये 5-5 की बता दें। चलें, ये जो 5,000 की पेमेंट मैंने की है ये मैंने एडवांस में पे की है या पहला साल गुजरने के बाद, ये पहले साल के एंड पे की है? एडवांस में, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के पहले दिन मैंने 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो ये कौन सा हमारे पास मेथड होगा, ऑर्डिनरी या ड्यू? ड्यू। अब ये जो पेमेंट है इसके ऊपर रेट लग रहा है 10%, तो ये कितने साल रेट अप्लाई होगा? 1 साल। ये भाई पहले दिन आपने दिए तो वो वाला साल जिसकी आपने दिए वो वाला साल भी पूरा पड़ा रहा, वो भी लगेगी। फिर दूसरा साल, तीसरा, चौथा और 5वां साल। 5 साल के एंड पे मुझे बताएं कि ये जो 5,000 रुपये आप आज दे रहे हैं इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? भैया प्रेजेंट वैल्यू है ना, मुझे इसकी फ्यूचर चाहिए 5 साल के बाद, तो निकालें, शाबाश कैलकुलेटर निकाल लें। प्रेजेंट वैल्यू 1 + RT, फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + RT। तो यहां से आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू 5,000, जाग जाए कैलकुलेटर पकड़े, चौथे साल की वैल्यू निकालें, मतलब इसके ऊपर लगेगा 4 साल, इसके ऊपर लगेगा 3 साल, इसके ऊपर लगेगा 2 साल, इसके ऊपर लगेगा 1 साल। आंसर निकाल के मुझे बता दें जी। 4 4 7 3 2 0, 8052, 8052.55। तो फिर ये भी पॉइंट में बता दें भाई, जिसने भी बताया था 30522, ठीक है। 66 ठीक है, 6050। तो ये आंसर निकलेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू एन्युटी। अच्छा, अगर इस ड्यू की बजाय ये फ्यूचर वैल्यू ना निकालनी होती, हमने निकालनी होती प्रेजेंट वैल्यू, अगर हमने निकालनी होती प्रेजेंट वैल्यू, तो सेम यही क्वेश्चन, अब इसके लिए क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड देगा, तो यहां पर कितना, 5,000 एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। तो अब पहले साल क्या कोई प्रेजेंट वैल्यू इसके ऊपर कोई रेट लगेगा? नहीं भाई, अगर एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, हर पीरियड के स्टार्ट पे अमाउंट दे रहा है,
और हम कहेंगे कि भाई जो भी हम लेंगे आज हमें इधर ही जो वो पैसे दे के जाओ। अगर एक बैंक से आप ले लेते 5 साल के लिए कोई भी लोन, और वो कहते हैं कि मैं लोन आपको दूंगा लेकिन आप मुझे सालाना 5-5 हजार की पेमेंट करेंगे वापसी पे। हम कहेंगे अच्छा इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर देखें तो हमें कितनी बनेगी। वो कहते ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मुझे हर पीरियड के स्टार्ट में 5 हजार देना है। हमने कहा ठीक है, लाओ पैसे दो। जब हमने पैसे उससे लिए 25 हजार या 20 हजार, यही तो देखने है कि कितने पैसे लेंगे। हमने पैसे ले लिए, वो कहते ठीक है। हम उठे, जाने लगे। कहता भाई किधर? तो पैसे ले लिए 5 साल, 5 साल पे है और पहला साल खत्म होकर देंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी पीरियड आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे वापसी की। तो 5 हजार पहली पेमेंट तो लाओ। हम कहेंगे ये क्या मजाक हो गया, मतलब 5 साल पहले ही साल आपसे वो ले लेगा और इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो क्या उसके ऊपर कोई रेट लगा होगा? नहीं, वो एज इट इज जैसे ली थी वैसे ही। तो 5 हजार के ऊपर 5 हजार ही ये रहेगा। लेकिन अगर ये वाला 5 हजार आप लेके आएंगे तो ये आप इसे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे तो ये क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने दूसरे साल के एंड पे, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन ये एक साल के बाद देंगे, इसके ऊपर रेट 10% ही रखें। मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दें। ये और ये क्या ये 5वें साल पे कोई आएगी वापस? भाई ये जो 5वें साल की है ये आप चौथे साल के शुरू में ही पे कर रहे हैं, और जो चौथे साल की वो तीसरे साल की शुरू में पे कर रहे हैं, जो तीसरे साल की वो दूसरे साल के, और जो दूसरे साल की वो पहले, और पहले साल की आप सेम डे पे जो है वो पेमेंट कर रहे होंगे। तो मुझे इनके आंसर लिखवा दें। पहला 5,000, 45, 45.45, 30, 37, 56, और यहाँ पे ऐड करें सबको। 2084, तो ये आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। अटक रही है भाई। ये नेट का इशू था। ये क्वेश्चन बेसिकली ये कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो एन्युटी की, सॉरी एन्युटी में ड्यू के केस की, तो ड्यू का केस ये होता है कि आप एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड पेमेंट करेंगे। तो जिस दिन आप कोई भी लोन पकड़ेंगे आप फौरन से उसकी पहली पेमेंट वही कर देंगे। अभी आप 5 हजार की पेमेंट करेंगे तो क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं, ये एज इट इज आप 5,000 लिखेंगे। ये जो 5,000 आप फ्यूचर में देंगे तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 5,000 फ्यूचर में निकाल देंगे तो उसकी प्रेजेंट निकालेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास निकली है मैनुअल टाइमलाइन के साथ इस तरह। अगर हमने इसके फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालनी होगी, अगर हमने इसके फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो भाई एनुटी के फॉर्मूला में, एनुटी उसके फॉर्मूला में पहले नंबर पे फ्यूचर वैल्यू। अगर आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आर, आर से मुराद है जी इंस्टॉलमेंट, या
पेमेंट्स जो इक्वली बेस पे पेमेंट्स हो रही है या इंस्टॉलमेंट, उसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे इनटू 1 इंटू 1 - 1 + r/m if compounding period time multiply m divided by r/m। अब ड्यू है तो आ जाएगा 1 + r/m। ये एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। यार यूसुफ, ऑफिस में जाना, उन्हें कहीं के सर्वकार से कोई भी बैठे हो, अगर कोई केबल लगा के वो बैठा है ना वायर से नेट, तो उन्हें कहें कि वो ऑफ कर दे, या इसके अलावा कोई भी काम कर रहा है तो उन्हें कहें ऑफ कर दे। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। आर कितना, 5000 इंटू 1 + रेट 10%। एम कोई कंपाउंडिंग पीरियड था नहीं, हमने सालाना रखा है, कोई कंपाउंडिंग पीरियड नहीं रखा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1.1 पावर टाइम मल्टीप्लाई 1, टाइम कितना था 5 ईयर्स, -1 रेट 0.1 इंटू 1 + रेट यानी कि 0.1। सॉल्व करें, आंसर क्या निकला, 3 3 यही निकला 3357A.05। तो भाई आप टाइमलाइन से जो आंसर निकाला है, अगर इसे हम इसके फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे तो सेम निकलेगा 3357 8.05। दोनों का आंसर आपके पास सेम निकलेगा। यार पिक तो आ रही है, उससे गुजारा कर लो। इसी तरह अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी ड्यू के केस में, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर यानी कि इंस्टॉलमेंट 1 - 1 + r/m इफ कंपाउंडिंग पीरियड माइनस r/m if due, then adding a factor 1 + r/m। अगर ये ड्यू नहीं होगा, सिर्फ एनओटी होगा, तो ये लास्ट वाला फैक्टर हम ऐड नहीं करेंगे। इस फैक्टर को सिर्फ हम इसलिए ऐड करवा रहे हैं कि हम एक पेमेंट सेम उसी डे दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पेमेंट जब लोन लिया या लोन दिया सेम डे पे दे रहे हैं, इसलिए हम इस फैक्टर को ड्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो आर 5000 इंटू 1 - 1.1 टाइम -5 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1.1। सॉल्व करें, 2084। ये प्रेजेंट वैल्यू निकली है और एक प्रेजेंट वैल्यू ये निकली है, दोनों के आंसर सेम है। तो हमने फॉर्मूलाज दोनों देख लिए, ये प्रूव करके दे। तो बैठा था वैसे यूसुफ किधर है, उन्होंने वायर ही बंद कर दी, चेंज खा किया। देखो सिग्नल वैसे आ रहे हैं, कोई वायर डिस्कनेक्ट कर दी। अल्लाह करे चलता रहे।
लाइव ही चल रहा है। अच्छा, ये देख लें एक दफा। मिनिमाइज। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है जी, कि यहां पर हमने निकाला, ये वाली हमने निकाली थी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू एन्युटी टाइम लाइन की मदद से। ये हमने टाइम लाइन की मदद से फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू एन्युटी निकाली थी। उसके बाद हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखा कि भाई फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था आर, जो कल आपने, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था एनपीवी में, उसमें तो प्रेजेंट वैल्यू का पढ़ा था, और प्रेजेंट वैल्यू में वन माइनस का फैक्टर पहले आएगा और फ्यूचर वैल्यू में -1 का फैक्टर बाद में आएगा। सेम ऐसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी -1 का फैक्टर बाद में आएगा। अगर हमने इस फॉर्मूला में सेम वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर दोनों तरफ से फिर आप में से आज कोई ऑनलाइन में नया बच्चा तो नहीं ऐड हुआ? ऑनलाइन तो है उसमें। समझ खा जाना बार बार तो वो आपकी रिकनेक्ट हो रही है। अच्छा जी, जो फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया था क्योंकि हम एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड कि उससे फायदा उठाने से पहले ही उसकी पेमेंट कर चुके होते हैं, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करेंगे 1+r/m का, और m से डिवाइड उस वक्त करेंगे जब कोई कंपाउंडिंग पीरियड होगा। लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों को ये लेक्चर मिल जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में बिल्कुल ठीक होगा। बार बार नेट यहां से डिस्कनेक्ट होता है, रिकॉर्डिंग सेम चलती रही है। इसके अलावा ये टाइम लाइन में हमने इन्हें सॉल्व किया था मैनुअल अलग अलग, उसके बाद इनके फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके देखा तो आंसर हमारे बिल्कुल सेम आए थे। अब अगर हम ऑर्डनरी से करें तो ऑर्डनरी में क्या होगा, इसका फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी फ्यूचर के नीचे फ्यूचर का लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू 1+r/m। मसला वो नहीं है, जिसे नहीं बुलाया नीचे से वो ओपन होगी थी फाइल। 1+r, यार ऑनलाइन वालों को छुट्टी करवाते, अपना तो पड़ेगा। यार ऑनलाइन में बच्चे ना, अगर आप बंद हो गए तो दोबारा लिंक ओपन ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से खत्म कर देना, आप लोगों को जो है वो क्लास मिल जाएगी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग, जो पहले जैसे पहले चैप्टर नंबर 1 मिल गया था, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। लेकिन अगर अब बंद हुआ तो क्योंकि यहाँ नेट का इश्यू चल रहा है। और अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट 1+r/m पावर -t × m
-1। अब अगर सेम आपके पास इसमें आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, तो 5000 आपके पास इंस्टॉलमेंट में आएगा। 1 प्लस रेट है आपके पास 0.1, 10% टाइम 5 ईयर डिवाइडेड बाय 0.1 -1। सिर्फ आप एक एडिशनल फैक्टर ऐड नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अब आप पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हैं। तो अब इसकी फ्यूचर वैल्यू का आंसर लें, 30525.5। तो ये आंसर निकलेगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 5000 1 माइनस 1.1 टाइम -5, रेट है जी 0.1। आंसर कितना? 18953.933। तो ये आपके पास इसका आंसर निकलेगा। ओके जी, इसका मैं अब अपलोड क्या करूंगा बस। ये ऑर्डिनरी के केस में इनके आंसर आएंगे। और अगर परपेचुटी का क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई परपेचुटी के क्वेश्चन में क्वेश्चन बिल्कुल दोनों की नेचर सेम होगी। एट द एंड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ये सब कुछ होगा, लेकिन आपको टाइम डिफाइन नहीं होगा। जहां पर आपको टाइम डिफाइन नहीं होगा वहां पर आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो परपेचुटी का होगा, और परपेचुटी की कभी भी फ्यूचर वैल्यू नहीं होगी। परपेचुटी की कभी भी फ्यूचर वैल्यू नहीं होगी क्योंकि उसका टाइम डिफाइन नहीं होता। यह थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब इसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं होगी तो सिर्फ इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। वो ऑर्डिनरी के केस में भी होगी और ड्यू के केस में भी हो सकती है। अगर हम ऑर्डिनरी के केस में बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय रेट ओवर एम, अगर पीरियोडिकली होगा। और अगर ना हो तो फिर सिर्फ आर पुट करेंगे। और अगर ड्यू में होगा तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय रेट ओवर एम, उसके बाद 1 प्लस आर ओवर एम का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये फैक्टर सिर्फ उस वक्त आप मल्टीप्लाई करवाएंगे जब एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड या नाउ का वर्ड इस्तेमाल करें अभी, या एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड का वर्ड इस्तेमाल करें, तो ये आप तब फैक्टर इस्तेमाल करेंगे या ड्यू का केस लगाएंगे। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट में पहला ही क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, वो कहते हैं कि मिस्टर पिकासो इन्वेस्ट RS 350,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच हर क्वार्टर के स्टार्ट में। तो मतलब पीरियड भी बता दिया, क्वार्टर का है, ईच भी बता दिया, हर क्वार्टर के ये भी बता दिया, एट द स्टार्ट कितना जमा करवाएगा। क्या ये लगता है कि हर क्वार्टर में देगा 350? अभी नहीं पता चलेगा। अभी ये नहीं पता चलेगा कि उसने पूछा क्या है। अगर तो वो आफ्टर पूछेगा तो इसका मतलब है कि ये जो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 350 आएगी। तो हमने क्या निकालना है इसमें? फ्यूचर वैल्यू निकालने के 8 साल या 10 साल के बाद कितनी होगी। वैसे उसके बाद नेक्स्ट सही चल रहा है। नहीं नहीं, असल में मैंने केबल उतार दिए। पहले ये था कि बार बार कभी केबल पे हो रहा था स्विच, कभी वो वाईफाई पे उस पे आ रहा था, सिग्नल्स पे। अब वो कहते हैं कि एक 350 की अमाउंट जो वो एट द स्टार्ट पे पे करेगा, किसके? हर क्वार्टर के, एट द रेट
8%, 8% रेट के साथ। क्या ये रेट उसने बताया कि हर क्वार्टर का है? नहीं। क्या रेट के आगे कुछ मेंशन है कि एट द रेट 8% पर ईच क्वार्टर? नहीं। तो फिर ये पूरे साल का रेट होगा। इसे कंपाउंडिंग पीरियड में लाके पीरियडिकली में आपने क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद 14 ईयर्स, 10 साल के लिए 8% रेट पे हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर के स्टार्ट पे जो ये 350,000 जमा करवाएगा। व्हाट विल बी दी टोटल अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स? अब हमें 10 लेना चाहिए या 8? 8 ईयर्स लेने चाहिए। इंशाल्लाह मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। तो अब हमें 8 टाइम पीरियड लेना चाहिए। ये 10 ईयर्स के लिए करवाया था, लेकिन उसने पूछ 8 साल के बाद लिया है, तो हम 8 साल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर वन में आपने निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि 8 साल के बाद बताने, तो फ्यूचर वैल्यू रेट आर 1 प्लस रेट ओवर एम, 1 प्लस, इसके बाद टाइम मल्टीप्लाई एम माइनस 1, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू तो -1 का फैक्टर बाद में आएगा। रेट ओवर एम इनटू, क्या एट द स्टार्ट या एट द एंड वर्ड मेंशन है? तो भाई एट द स्टार्ट है, तो जब एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड होगा तो एक फैक्टर मजीद 1 प्लस रेट ओवर एम वाला ऐड होगा, तो ये ड्यू का केस बन जाएगा। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। आर 350,000 इंटू 1 प्लस रेट कितने है जी? 8%, तो 0.08 डिवाइडेड बाय टाइम 8 ईयर्स, सॉरी क्वार्टरली है, 4 आएगा। तो यहां 4 मल्टीप्लाई 8 आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस, तो यहां पर रेट 0.08 डिवाइडेड बाय 4, या आप इसे सिंपलीफाई अगर लिखना चाहें तो 0.02 भी लिख सकते हैं, अगर आप इसे कन्वर्ट कर चुके हैं, क्योंकि 0.08 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.02 बनेगा। ये जो 0.02 बनेगा ये पीरियोडिकली रेट है, और जो आपको 8% नजर आ रहा है ये एनुअली रेट है। इसे आप पीरियड पे डिवाइड करके इसे पीरियोडिकली कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 ही बने, 0.02 ही बनेगा। सॉल्व करें और आंसर बताएं। अब दोबारा बोलें। ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी का केस नहीं है बेटा जी, ये ड्यू का केस है, क्योंकि स्टार्ट में क्या लिखा है? एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कहीं पर ये ना बताए, वो कहे एवरी पीरियड ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो फिर क्या पता चलेगा कि एट द स्टार्ट है या एट द एंड? तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा लेंगे? बाय डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड वाला लेंगे, बाय डिफॉल्ट। मतलब जब खामोश है, नहीं बताया एट द स्टार्ट, नहीं बताया एट द एंड, लेकिन बता दिया है कि ईच पीरियड या एवरी पीरियड, और खामोश है, इसका मतलब है कि फिर ये ऑर्डिनरी होगा, ये एट द एंड ऑफ द पीरियड ही होगा। और अगर बता देगा तो फिर जो बताया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ओफो, कर तो दिया यार ये एमसीक्यू, ये ऑप्शन, ये बच्चों का आंसर देख लो, मैच कर लो। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये उसका होगा? Razia plans to invest Rs 9,000 every year, हर साल। कितने? हर साल। अब ये पीरियोडिकली है या एनुअली है? एनुअल है, सालाना है, हर साल। अगर क्वार्टरली या सेमी एनुअली या मंथली या बाय मंथली होता तो फिर पीरियोडिकली हो जाता।
फिर आपको पीरियड्स में दे देता। अब पीरियड जरूर है लेकिन वो पूरे एनुअल कहते, इसे एनुअली ही कहेंगे। वो कहता है जी 9,000 एवरी ईयर फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए। तो टाइम डिफाइन हो गया 3 साल के लिए, तो ये परपेचुटी नहीं रहा, ये एनुटी है। और एवरी ईयर करवा रहे हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, आज से स्टार्ट करवाएगा। तो यानी कि ये एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, तो ये होगा ड्यू का क्वेश्चन। तो यहां पर आप इंटरेस्ट रेट 10%, ये आर है, ये टाइम है, ये ड्यू का फैक्टर है, ये रेट है पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो ये 30 साल के बाद क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 9,000 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय, हो गई नहीं, एनुअली है 1.1 और 3 साल है, डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 1.1। आंसर 32769। बाय मंथली हर 2 माह के बाद, बाय मंथली का मतलब होता है हर 2 माह के बाद। m इज इक्वल टू 6 बाय मंथली में। आंसर सही निकला है। ओके, which of the following statement is correct? It is impossible to find the future value of a perpetuity। perpetuity की फ्यूचर वैल्यू कभी भी नहीं निकल सकती। बस इसके यही क्वेश्चन थे वैसे इसमें, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं तो वाईकेट की बुक में भी है। इसके अलावा अगर करने हैं तो फिर वो फाइल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। उसके अंदर होंगे सिंपल, प्रैक्टिस के लिए होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए होंगे। एग्जाम के लिए आप 2 से 4 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं और इसमें चीजें पिक कर लेते हैं तो वो इतने ही इनफ होंगे। अदरवाइज बैच 5 में थे वो वाले क्वेश्चन। चलो मैं करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ ऐसे। मोए मोए वाला, मोए मोए हो जाएगी, सोच ले। वो क्वेश्चन क्या था, पूरा चैप्टर कवर था एक क्वेश्चन के अंदर, स्टार्ट से लेकर एंड तक। और इस क्वेश्चन का नेम भी मैंने मोए मोए रखा, वो मैं वैसे शेयर कर दूंगा क्वेश्चन। उसमें आप लोगों ने निकालना था IRR, और IRR सिंपल नहीं निकलना था, वो निकलना था आपका हायर रेट और लोअर रेट के साथ। उसके लिए निकालना पड़ना था एनपीवी, और एनपीवी निकालने के लिए पहले उसका फॉर्मूला लगाना पड़ना था। उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए थे परपेचुटी और एन्युटी के। वहां से सॉल्व करते हुए पहले आपने 3 एनपीवी निकालनी थी, उनमें से हायर रेट वाली अलग निकालनी थी, लोअर वाली अलग, और फिर IRR में उसको पुट करके उसे सॉल्व करना था। तो मतलब वो स्टार्ट से लेके एंड तक चैप्टर नंबर 6 का एक ही क्वेश्चन बनता था। और उस टेस्ट का भी फाइन नहीं दिया आप लोगों ने, 500-500 फाइन था उसका। तो फिर कौन सा दे दिया था। हम्म, हाँ उसमें कोई ऐसा था। वो बात की बातें, घर की बातें नहीं इधर करते।
चलें जी, फाइनेंस खत्म, शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। ये इससे पहले रिग्रेशन कोरिलेशन वाला चैप्टर करना, मेरा ख्याल है कि वो 45 मिनट में हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 और 9, सॉरी चैप्टर नंबर 9 नहीं यार 10 है, चैप्टर नंबर 10 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये कवर हो जाएगा। और इसको जो है ना रिकॉर्डिंग को खत्म करता हूं मैं। ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं ये क्लास दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, जिन्होंने चैप्टर नंबर 10 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन करना है, क्योंकि मैंने बोर्ड भी चेंज करना है और इसके अलावा मैं ये इतनी रिकॉर्डिंग सेव करने लगा हूं